लग गई है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस पेपर को सॉल्व। विच मेटल हैज सो फॉर नॉट बीइंग डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट्स। हड़प्पा साइट्स में कौन सा मेटल नहीं डिस्कवर्ड हुआ था? गोल्ड, सॉरी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। कौन सा नहीं डिस्कवर कर पाए थे? कौन सा मतलब हड़प्पा की खुदाई जैसे हुई थी, हड़प्पा साइट्स जो आपको दिखती हैं वो जो है उस समय मतलब हुआ करती थी, और बाद में कौन सा चीज, कौन सा मतलब ऑर्नामेंट्स, कौन सा मेटल नहीं इसको बता। तो इसका आंसर क्या लगता है आपको? यस, सर आयरन लग रहा है मुझे। हाँ सर, मुझे भी यही लगा। आयरन लगाते हैं, ठीक है। आयरन सही है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने एकदम सही आंसर चूज किया है। देखिए, आयरन वाज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। आयरन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, और बाकी सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, गोल्ड, ठीक है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं उससे। बाकी हम ज्यादा नहीं इसको पढ़ेंगे। एक ड्रेनेज सिस्टम था जो कि मोहनजोदाड़ो के समय से आया था, वो तो आपको पता ही होगा। खैर, ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाता है और क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। इन विच उपनिषद इज मेंशन्ड सत्यमेव जयते। बी होगा सर। हाँ सर, भी होगा। मुंडा का उपनिषद, ठीक है। मुंडा का उपनिषद फेमस है, उसमें सत्यमेव जयते उसी से लिया गया है, और इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ्स, ठीक है। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते आपको दिखता ही होगा, ठीक है, अशोक स्तंभ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वी राजा विजया, सॉरी, हाँ, पृथ्वी राजा विजया, हाँ यही लिखा हुआ है। चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान, जैन नाका, नाय चंद सूरी। सर बी होगा। ए मतलब ए होगा, चांद बटाई। चंद्रप्रदाई आपने सेलेक्ट किया है, और शिवांगी जी आपको क्या ऑप्शन लग रहा है? हाँ सर, कर दीजिए है। देखिए, चंद्रप्रदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखी है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और ये जो बुक है पृथ्वीराज विजया, ये बुक जो है जया नाका ने लिखी है। तो खैर, इसके ऊपर तो मैंने पूरा का पूरा एक प्ले लिखा था। पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो चंद्रप्रदाई ने लिखी है, और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है वो पूरी। और वो जो है आई थिंक राजस्थानी लैंग्वेज में है, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था। ये जो बुक है पृथ्वीराज विजया, ये जो है जया नाका है, उन्होंने लिखी। ये कश्मीरी पोएट हिस्टोरियन है इन द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज हुआ करते थे, तो उन्होंने ये लिखी, पृथ्वीराज विजय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। ऐसे ही आप वहां पे भी करते जाना, जैसे जो नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ते जाना, जो लग रहा है उसको करते जाना, और जो डाउट लग रहा है दो में उसको बाद में कर लें। बस यही करना है आपको। यहाँ पे है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। सर नहीं पता है। ये ए या बी लग रहा है। ओके, देखते हैं, पाली लगाते हैं, लेकिन पाली नहीं सही है, संस्कृत सही है, ठीक है। संस्कृत एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी गुप्ता पीरियड के दौरान, और ये एक लिटरली और एकेडमिक पर्पस था। वहीं पे प्राकृत जो थी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी। इट वॉज द लैंग्वेज और द डायलेक्ट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल। तो ये इस तरीके से लोग उस समय बात करते थे। समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त सेकंड वर टू ऑफ इट्स मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट किंग। तो गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जो है पावरफुल किंग थे उस समय के, ठीक है। Which one of the following Muslim ruler was hailed as a
Jagat Guru by his Muslim subjects because of his belief in secularism. उसको जगत गुरु बुलाया जाता था। कौन मुस्लिम लीडर था इसके मुस्लिम सब्जेक्ट्स की वजह से, जो उनका बिलीव था सेकुलरिज्म में। हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद सेकंड। चलिए, नहीं पता है तो कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, तो हम इसको लगाते हैं। तो खैर काफी मतलब वैसा क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री के अच्छे जो पढ़ाई कर रखी होगी उनको पता होगा जगत गुरु। तो इसको हम लगा देते हैं किसी आंसर लगा दीजिए। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को सक्सेसर कहा जाता है अली आदिल शाह का, तब उनके बाद आए थे ये। और ये जो मतलब सिंहासन था उसके नवे जो है अधिकारी थे। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड फॉर द पुअर, सो अबला बाबा और फ्रेंड ऑफ द पुअर इनको कहा जाता था, इब्राहिम आदिल शाह को। ही कंपोज्ड अ बुक कॉल्ड किताबी नौरस, in which songs were set to various musical modes and ragas, and this reflects his interest in music. A large number of musicians were invited to settle in Naurazpur, which was his new capital, and he was hailed as a Jagat Guru by his Muslim subjects because of his belief in secularism. तो इब्राहिम आदिल शाह म्यूजिक के शौकीन थे और काफी म्यूजिशियंस को बुलाते थे, गरीबों की मदद करते थे, तो इसलिए उनको जगत गुरु कहा जाता था मुस्लिम सब्जेक्ट में। ठीक है, और बिलीव था उनका सेकुलरिज्म में, हर धर्म में। ठीक है। Who was the Viceroy of India when British India capital was shifted from Calcutta to Delhi? पहले कलकत्ता हुआ करती थी भारत की राजधानी जब ब्रिटिशर्स, लेकिन उसको किस वायसरॉय ने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया? डी लग रहा है सर मुझे। टी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, यस सारिका, आपको भी टी लग रहा है? हाँ सर, मुझे भी। सर बी बोला मैं। ओके, बी बोला था, तब तो सही था आपका। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ओके, Lord Hardinge II was the Viceroy of India 1910 to 1916 during the period of following event occurred in India. Annulment of partition of Bengal in 1911, transfer of capital from Calcutta to Delhi in 1911, and establishment of the Hindu Mahasabha in 1915. तो हिंदू महासभा 1915 या कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल बना देना 1911 में, या पार्टीशन ऑफ बंगाल में लॉर्ड हार्डिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। बाकी लॉर्ड कर्जन जो थे वो पुलिस कमीशन 1902 में अपॉइंटमेंट के लिए जाने जाते हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए जाने जाते हैं 1902 में, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में जो आई थी उसके लिए जाने जाते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ये भी कर्जन ने ही किया था। लॉर्ड डलहौजी को आप जानते ही हैं कि उन्हीं की वजह से जो सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो भी इन्हीं की देन है। तो एंग्लो सिख वार में 1848-49 के बीच में इनका रोल था। फिर एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा 1952 में, फर्स्ट रेलवे जो बॉम्बे से थाना बनाई गई थी 1853 में, उसका इनका रोल था, और इन्होंने ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है उस समय डेवलप किया था। फिर विलियम बेंटिक एबोल्यूशन ऑफ सती प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के 1829 में इसको अबॉलिश कर दिया था, इसको हटा दिया था, और चार्टर एक्ट 1833 में भी इनका रोल। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग was newspaper founded and edited by Raja Ram Mohan Roy? ये तो हमने आप लोग को एक बार, तो ए होगा। यस सारिका, हाँ, ए होगा सर। बट ए इज नॉट राइट हियर। मीरत उल अकबर, ये राजा राम मोहन रॉय ने फाउंडेड किया था।
देखिए वो समझ सकते हैं, आपने पढ़ा है इनको, बंगाल से बिलोंग करते थे तो आपको लगा होगा कलकत्ता गैजेट, बट कलकत्ता गैजेट इज नॉट द राइट आंसर। राजा राम मोहन रॉय ने मीरत उल अकबर करके फर्स्ट पर्शियन जनरल जो है स्टेब्लिश किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय, आपको पता ही, इंडिया रेनेसा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे एक नई वाइब्रेशन के लिए, नई सोच के लिए, मॉडर्न मैन भी कहा जाता है इनको। ठीक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सती प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए विलियम बेंटिक के साथ 1829 में हिंदू कॉलेज भी कलकत्ता में स्टेब्लिशमेंट के लिए 1817 में। ठीक है। और आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्मो समाज 1828, आपको मैंने बताई है। ठीक है, वो सारी चीजें। फर्स्ट इंडिया टू कंटेस्ट इन एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला इंडियन जिसको इलेक्ट किया गया था। यस। कौन लग रहा है आप लोग को? ओके, इसको आप स्किप करना चाहते हैं? ठीक है, नहीं पता है तो इसको लगा देते हैं। हाँ। इसको वोमेश चंद्र बनर्जी जी थे, वो उन्होंने किया था। ही वाज द इंडियन बैरिस्टर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। दादा भाई नेरोजी जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको इलेक्टेड किया गया था एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। लेकिन वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्हीं को सबसे पहले कंटेस्ट किया गया था इलेक्शन के लिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। आल्दो ही लॉस्ट द इलेक्शन, ये हार गए थे इलेक्शन। ठीक है। अच्छा, दादा भाई नेहरूजी के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर ये को फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। जो राष्ट्रीय ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप और नेशनल कांग्रेस और लंदन इंडियन सोसाइटी भी इन्होंने फाउंडेड करी थी। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्हीं की है। ये तो सोशियोलॉजी में भी पूछा जा चुका है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसकी है, तो दादा भाई नेहरूजी की ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी? सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू एंड हाकिम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, या ऑल ऑफ द? सर ऑल ऑफ द एबव कर दीजिए। ओके, ऑल ऑफ द अबव बता रहे हैं। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की बात करी जा रही है, जो कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर के स्टार्ट करी थी। ये स्वराज्य पार्टी थी, और कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी जनवरी 1923 में बनी थी। ठीक है। तो देखिए, स्वराज्य कंसेप्ट तो हमने पढ़ा ही था, उसी वजह से जैसे हमने देखा भी था कि जो डेवलपमेंट हुआ था, जो एक तरीके से बाद में इंडिपेंडेंस की बात आई थी, सेल्फ रूल की बात आई थी, वो यहीं से आती है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स इसमें चित्तरंजन दास, सी आर दास, और प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? बी होगा सर। कि इसको तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, ये तो हम सोशियोलॉजी में भी महात्मा गांधी को जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि उनकी बुक है हिंद स्वराज। ठीक है। Who among the following was the Governor General of India immediately preceding Chuck
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इन्होंने ही प्रोसीडिंग की थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता था, और लॉर्ड माउंटबेटन 1948 से 1950 के बीच में गवर्नर जनरल रहे थे, जब भारत आज़ाद हुआ था। और उसके बाद भारत का जितना भी डेवलपमेंट शुरुआत में हुआ रिलेटेड टू पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सभी जो है लॉर्ड माउंटबेटन के अंतर्गत हुआ। द ब्लू मून फेनोमिना अकर्स। तो जो ब्लू मून फेनोमिना है तो हिंदी में भी दिखा देते हैं। यानी ब्लू मून घटना घटित होती है जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार 2 महीने में 4 पूर्णिमाएं आती हैं, जब दो पूर्णिमा एक ही महीने में एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार दिखाई देती है, या इनमें से कोई भी। सर सी सी लग रहा है। ओके, आइए देख लेते हैं। इसका जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा आती है। 1 मिनट में कॉल आ रही है, ले लेता हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, आप देखते हो। मेरा जीके बहुत खराब है दी। मतलब सर बोले ना 50-50, ये भी नहीं कर पाऊंगी मुझे लग रहा है। हिस्ट्री में तो और भी खराब है। ग्राहक आपका एयरटेल हो प्रीपेड जाएगा, कार्ड जैसे भी आज हो जाएगा। लेकिन फिर भी मतलब तुक्का तो कैसे लगाऊंगी, मैं तो यही सोच रही हूँ अगर लगाऊंगी तो गलत हो गया तो फिर जो किया है वो भी कट जाएगा। ओके, यस सारिका, आप कुछ कह रही थी। नहीं सर, मैं बोल रही थी ना कि मेरा हिस्ट्री बहुत खराब है, उसमें मैं 50-50 भी नहीं कर कर सकती हूँ। मतलब जीके तो खराब है ही, और साथ में मतलब उसमें हिस्ट्री भी आती है, बहुत खराब है मेरी। उसमें खराब नहीं कहेंगे, जब आपने पढ़ा नहीं तो खराब होने वाली बात ही नहीं। हिस्ट्री थोड़ी ना आप पढ़ रहे हो। तो बात यह है कि ये पेपर आप लोग दे रहे हो क्योंकि एक बैकअप के पर्पज से आप दे रहे हो, आने वाले पीजीटी टीजीटी जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए दे रहे हो। तो आपको बस पेपर देने जाना है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि क्या आता है क्या नहीं आता है इसमें, इसकी तैयारी थोड़ी ना आपने करी है। तो जरूरत नहीं इतना सोचने की, जो ठीक लगेगा लगाइएगा, जो नहीं लगेगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कोई इसमें नंबर वाला इशू इतना नहीं रहे रखिएगा। बाकी देखा जाएगा, अगर वो मतलब हिस्ट्री तो आएगी ही, अब उसमें मतलब क्या किया जा सकता है। लेकिन ये है कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन ढूंढ के लगा लीजिएगा, और जो लगे उसको लगा करके चले आइएगा। छोड़िए, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसकी तैयारी भी नहीं है, तब नहीं है। लास्ट टाइम थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से किसे, ओके एक मिनट आप देखिए, एक मिनट। हेलो, अभिषेक के नाम से कंप्लेन है, फीवर की हो गई है। नहीं अभी कोई उसका रिजॉल्व नहीं हुआ, बताइए। एड्रेस बता दिए बस। एड्रेस लिख लीजिए। बताइए। मयूर गोल्ड सिटी, मयूर गोल्ड सिटी, चादन रोड। चारा रोड। हाँ, चांदन रोड, ठीक ठीक। कुकरेल पिकनिक स्पॉट, हम्म, CI मैप ठीक। पोस्ट ऑफिस। नहीं नहीं ठीक ठीक, उतना हो अच्छा गया। अच्छा, ठीक है, हो गया।
ठीक है, हाँ, तो किसी को मतलब करिए उसका। हाँ, तो इसका आंसर आपको क्या लगता है? निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है? सर बी लग रहा है। ओके, बृहस्पति। नहीं, इसमें बुध है, ठीक है। तो स्थलीय ग्रह इसके आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, और हमारे सौर मंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं। इनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, या चट्टानों और धातुओं से बना है, ठीक है। जो स्थलीय ग्रह होता है उपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाले होते हैं, और जोगनीय ग्रह उपेक्षाकृत कम घनत्व वाले होते हैं, ठीक है। वो घनत्व से, खैर ये उसका क्वेश्चन था, इंग्लिश में दिखा देते हैं पहले इसको। Mohs scale is used to indicate the, सर हिंदी कर दीजिए। हिंदी कर देते। बी लग रहा है मुझे। ओके, चलिए इसका आंसर तो है खनिजों की कठोरता की डिग्री, ठीक है। मोह पैमाना स्केल खनिजों की कठोरता की डिग्री को मापने के लिए कार्य, ये है मोह हार्डनेस स्केल, ठीक है। तो अलग अलग हैं इसमें, खैर ना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मिला जुला करके पेपर बनाते हैं लोग। लेकिन सर उसमें हिंट था थोड़ा सा। अच्छा, नहीं वो तो आपने बताया, मुझे लगा हार्डनेस दिया था। तो नहीं नहीं, हार्डनेस दिया नहीं था, ठीक है। हार्डनेस दिया नहीं है क्वेश्चन में, बस स्केल दे रखा है कि मोह स्केल किस लिए यूज होता है, तो मोह हार्डनेस स्केल है, हार्डनेस के लिए यूज होता है, कठोरता की। बादल वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि, इसका क्या लग रहा है आप लोग को कि जो बादल वाली रात होती है वो ज्यादा गर्म होती है इसके मुकाबले की जो मतलब रातें होती है? बी लग रहा था मुझे। ओके, ओजोन परत की, हाँ, ओके। ए और बी में से मतलब कंफ्यूजन है। ओके, ग्रीन हाउस प्रभाव और, अच्छा, ये तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। हाँ सर मुझे भी बी और ए में से लग रहा है, बी ओके, लगाइए। चलिए एक ऑप्शन चूज करते हैं। नहीं, ए और बी में से आंसर नहीं था, इसका आंसर था यह स्थलीय विकिरण में बाधा के रूप में कार्य करता है। तो बादल रहित साफ जो रातें होती हैं वो साफ बादल रहित रातों की तुलना में गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को वापस परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो जो गर्मी पृथ्वी से जाती है और वो बादल उसको फिर से परिवर्तित कर देता है गर्मी के रूप में, इसलिए आपने देखा होगा कि जब बरसात होने वाली रहती है तो और उमस बढ़ जाती है, ठीक है। तो बादल आसमान में एक कंबल की तरह है और हमारे साथ जमीन पर गर्म हवा छोड़ने की कोशिश करती है, और बादल उसे जाने से रोकते हैं। गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी, और बादलों के कारण ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए आप देख सकते हैं कि बादल वाली रातें साफ रातों की तुलना में गर्म होती हैं। यदि आसमान साफ है
तो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी मुक्त रूप से अंतरिक्ष में चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ठंडा तापमान होता है। ठीक है, तो यही इस समय खैर हो भी रहा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा पर नहीं है? कैस्पियन सी कहाँ पे है? ये डी कह रही है शिवांगी जी, कजाकिस्तान। ये सर का आपको क्या लग रहा है? सर कौन सी सा लग रहा देश? है। ओके, सी लग रहा है, पोलैंड। आइए देख लेते हैं लगा के किसी एक को, तो पता चल जाएगा। पोलैंड नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं रशिया है, फिर ये अजरबैजान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कजाकिस्तान है और ये ईरान है। ये बीच में जो जगह खाली पड़ी है यही कैस्पियन सी है। ठीक है, तो इससे रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के पास भी ये बहती है कैस्पियन सी। ठीक है, तो ये देश है। पोलैंड इसके इर्द नहीं आता है, इसके बॉर्डर एरिया में। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह यूरोप और एशिया के चौराहे पर है, जो पश्चिम में काकेश पहाड़ों और पूर्व में मध्य एशिया के स्टेप्स से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये है कैस्पियन सी। विषम की पहचान कीजिए। तो अब देख लें इसमें से कौन सा अलग है। इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी दिखा देते हैं इसको। यस, आपको ऑड बनाओ। नहीं पता है सर, बी लगा दीजिए। ओके ओके, फिर बी लगा देते हैं। वैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा बाकी सब करंट है, सिर्फ गल्फ स्ट्रीम अलग है। ठीक है, बाकी सब तो करंट थे। करंट क्या होता है कि वो ओशियन में मिलता है, महासागर में मिलता है। वहां पे जैसे अलग अलग, क्योंकि मिलती रहती नदियां और काफी चीजें उसमें, तो करंट होता है, मतलब वो भंवर सा होता है। तो वो ओशियनिक करंट होता है, अलग अलग करंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है वो अटलांटिक ओशियन में एक पावरफुल करंट है। ठीक है, तो ये अलग है। ठीक है, बाकी सब तो पेरुवियन करंट है, बेंगुला करंट है और कैनारी करंट। ठीक है, बुशमैन ट्राइब आर फाउंडेड इन। तो बुशमैन ट्राइब्स कहाँ मिलती है? आताकामा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट तो आई थिंक पड़ता है आपका, ये बहुत बड़ी डेजर्ट ये भी है सहारा डेजर्ट के बाद। और ये, हाँ ये मंगोलिया की तरफ है गोबी डेजर्ट, और चाइना की उस साइड पड़ती है गोबी डेजर्ट। तो बुशमैन ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? चलिए नहीं पता है, देख लेते हैं इसको। ये कलाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, बुशमैन ट्राइब, इनके वही नॉमडेक हंटर्स हैं, बुश एंड फूड गैदरर्स, वही हंटर एंड गैदरिंग वाले हैं। ओके,
और ये कलाहारी डेजर्ट में रहते हैं। कलाहारी डेजर्ट जो है ये कहाँ पाई जाती है कलाहारी डेजर्ट? ये तो इसमें लिखा नहीं है, खैर इसको एक मिनट देख लेते हैं। ये कलाहारी डेजर्ट ये अफ्रीका में पाई जाती है कलाहारी डेजर्ट। ओके, तो अलग अलग डेजर्ट हैं। गोबी डेजर्ट ये चाइना के पास है, चाइना और मंगोलिया के बीच में। सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज दैट ऑफ, ये तो अभी हमने कल परसों इसी मॉक टेस्ट में ही देखा था, गोदावरी नर्मदा कृष्णा महानदी। सर बी होगा ना, फर्स्ट तो महानदी थी। ठीक है, पहला महानदी है तो गोदावरी बेसिन सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, और ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यानी एक चीज आप ये समझो, ये जो गोदावरी है और वो जो महानदी है ये तो पूरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, पूरी क्रॉस करते हुए भारत को, इसलिए बहुत लंबी है। फिर दूसरी गोदावरी आ जाती है क्योंकि ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पुदुचेरी यानी उधर से लेकर के नीचे की ओर पूरा आती है ये। ठीक है, तो ये है। और नर्मदा जो रिवर है वो पांचवी सबसे लार्जेस्ट रिवर है भारत की, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहलाई जाती है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, द एनर्जी दैट कैन हार्नेस द हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये तो आपके सर नेट का डी ही सर क्वेश्चन। ओके, जियोथर्मल एनर्जी। हाँ यस सर। सारिका, ठीक है, ये लगाइए। क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है नेट में इस तरह का, क्योंकि एनर्जी तो हम पढ़ते ही हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। और जियोथर्मल एनर्जी वही एनर्जी है क्योंकि जो अर्थ के नीचे से, भूगर्भ से आप जो है उसको प्रयोग करते हैं, हॉट स्पॉट नीचे है वहां से उसका प्रयोग हम करते हैं, तो वहां से उसको जियोथर्मल एनर्जी। द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, ईस्ट की साइड रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। बी लग रहा है सर, मतलब पता नहीं है मुझे। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। तो रैंडम क्वेश्चन है, हाजीपुर सही आपने वैसे चूज किया था। हाजीपुर में ही ईस्ट में सेंट्रल रेलवे का जोन है और ये बिहार के पास पड़ता है, हाजीपुर प्लेस इन बिहार। और ठीक है, तो अलग अलग सेंट्रल रेलवे के जोन यहाँ पे दे रखे हैं, हालांकि ना याद करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल रेलवे का आप मुंबई आप बस याद रखिए, ईस्टर्न का कोलकाता, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ये तो अभी देखा। और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, नॉर्दर्न रेलवे में बड़ोदरा हाउस न्यू दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। ठीक है, तो एनसीआर का तो जो है ये इधर आपका इलाहाबाद और न्यू दिल्ली, बड़ोदरा हाउस। ठीक है, ओके, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, ये देखिए हमारे सोशियोलॉजी से क्वेश्चन है ये तो। सर हिंदी दिखा दीजिए तो एक बार। इसका हिंदी दिखा देते हैं। ठीक है, सर ए परक्षण पेड़। ओके, हाँ होगा। बिल्कुल सही है। और ये हम पढ़ते भी हैं अपने सोशियोलॉजी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट, उसमें से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट है, तो आप उनको, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल आपको पता है, सीजन वाइज जैसे ही सीजन आउट होता है वैसे ही वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि मोस्टली मैरिज वाले जो होते हैं, मैरिज के जो काम होते हैं वो सीजन वाइज होते हैं। या जैसे विंटर में अलग जो है कुछ लोग काम करते हैं रिलेटेड टू विंटर, और जैसे समर में इस समय कुछ लोग हैं तो
तो समर के दौरान काम करते हैं तो विंटर में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है उनका। तो मतलब ऐसा ही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इसमें मिसमैच होता है बिटवीन जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट और जो स्किल आपके पास है। जैसे स्किल आपके पास टीचिंग की है, मांग रहा है आईटी सेक्टर, तो अब आईटी सेक्टर सीख करके आओ, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं जो रिसेशन और मंदी के दौरान आता है, डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान, या इस समय भी आफ्टर मिडिल ईस्ट वार के दौरान भी अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को जो मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ रिसेशन देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई और पुराने लोग को निकाल दिया गया, अब नए लोग को चाहिए, जैसे एआई टेक्नोलॉजी आ गई, तो बहुत सारी इवन कंप्यूटर की टीचर्स को अब ये कहा जा रहा है कि आप एआई का कोर्स करके आइए। ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक तरीके से ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें जो जॉब पाने की मतलब अनएम्प्लॉयड जो पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है उस चीज से जो आने वाली, मतलब नई जॉब्स है, नई चीज है, तो वो सर्च करता रहता है। टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन द इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब, जैसे कि एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब में जा रहे हैं और नई जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उस दौरान के बीच में वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तो वो स्विचिंग के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट, उसको फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार रिलेटेड विद सैनिटेशन, इन एनवायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड प्रोटेक्शन। ये होगा सर। होना तो यही चाहिए। आइए शिवांगी जी, आपको भी यही लगता सर है हिंदी सैनिटेशन? हिंदी कर दीजिए हाँ एक बार हिंदी, देखिए आप। ओके दिखा देते हैं हिंदी से। हिंदी में कुछ ज्यादा खास बदलेगा नहीं, निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित। हाँ ठीक है, सर यही होगा। हाँ सर। ठीक है। स्वच्छता है, वो नाम से ही पता चल रहा है। निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है स्वच्छता से ही संबंधित है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2003 में पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों, ब्लॉक, जिलों और राज्यों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की। ठीक है, यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया। ठीक है, तो ये है निर्मल ग्राम पुरस्कार। ये मध्याह्न भोजन योजना वर्ष में शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील स्कूल्स में दी जाती है, क्योंकि बीएड का पेपर है तो इस तरह के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। जी, ये मिड डे मील है। अब तो टीचर मतलब अभी भी है, और लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? चलिए आइए आंसर देख लेते हैं, नहीं अगर यही होगा हो पा रहा सर। है देख लेते हैं। 1995 में मध्याह्न भोजन योजना 1995 में पूरे भारत में शुरू की गई। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। ठीक है। छात्र की भर्ती बढ़ाने के लिए और छात्रों का रुझान बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें जो है करी गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 11th 5 ईयर प्लान का पूछ रहा है और उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं थी वो पूछ रहा है। ये सारिका आपने एक बार पढ़ा भी था इसको, आई थिंक आपने नोट्स बनाए थे इसके। आई थिंक सर डी होगा। सर आइए हाँ देख मुझे लेते हैं। डी लग रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, पूंजी बाजार को मजबूत करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आता है, 11th 5 ईयर प्लान। और
ये प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन 2007 से 2012 के बीच में, उस दौरान ये आया था। और इसमें ये इसको प्रिपेयर्ड किया था सी रंगाराजन ने, जो कि अप्रूव्ड करा गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। और इसमें ग्रोथ टारगेट किया गया था, ठीक है, 9%। टारगेट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर 4, 10 और 9%, ठीक है। कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि कितना कुछ पूछते हैं ये लोग, मतलब हद है उसकी। एक पर्टिकुलर चीज के लिए वही चीज पूछनी चाहिए, सब कुछ जब पूछ ही लेते हो तो क्या है। Which of the following agency is not included in the operation of Kisan Credit Card? कौन सी एजेंसी नहीं थी जब किसान क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन? ओके, इसका हम लगा देते हैं अगर आपको नहीं पता है। सर बी या डी में से नाबार्ड। वैसे हो सकता है कि नाबार्ड लग रहा होगा, लेकिन नाबार्ड नहीं। नाबार्ड जो है किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस था फार्मर्स को टाइमली और सफिशिएंट क्रेडिट प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो मिनिमम नीड जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया और जो भी कंटीजेंसी कॉस्ट होता है उससे संबंधित इनको पैसे प्रोवाइड करना। 14 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2 लाख करोड़ कंसेशन क्रेडिट देने की बात करी थी, क्योंकि सपोर्ट कर रहा था 2.5 करोड़ फार्मर्स की थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन ये था कि कौन सी एजेंसी नहीं इंक्लूडेड है इसके ऑपरेशन में। तो वैसे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इनिशिएटेड करती है डेवलपमेंट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड को 1998 से लेकर 99 के बीच में। एटीएम कम डेबिट कार्ड will be issued to KCC borrowers to allow them to withdraw money through ATM. Okay. And Kisan Credit Card account make payment through the point of sale terminal also. तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दूसरी है, लेकिन शुरुआत जो है नाबार्ड ने ही करी थी रिजर्व बैंक के साथ मिलकर के, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्टेड कब हुआ था? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं, नहीं पता होगा। 1987 में हुआ था, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है कि ये उससे जुड़ा हुआ है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से, एनसीएलटी से। ये कल मैंने आपको देखिए बताया था, आज इन्होंने क्वेश्चन में वो पूछ लिया। रेपो रेट क्या होता है? मैंने बताया था कल आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो मैंने बातों बातों में बता दिया था उसी से। यस सॉरी, सर बी लग रहा है। बी लग रहा है, ओके। आइए लगा देते हैं इसको, ठीक है। यही है, मैंने कल वही तो आपको बताया था कि रेपो रेट वो रेट होता है जैसे कि एसबीआई है,
अगर एसबीआई आरबीआई से लोन लेगा, आरबीआई से लोन बैंक भी लेता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। वो रेट आरबीआई पहले से ही निर्धारित कर रखा होता है कि जब भी बैंकों को पैसों की जरूरत होगी तो हम इस रेट से उनको पैसा दे देंगे। और बैंक क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको दे देते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरीके से कागजी चीज होती है जो कि सरकार देती है, जिसके बल पे जो है जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, या जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो सभी जो है लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं और पब्लिक ऑफरिंग करते हैं। पब्लिक वो लेती है और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करती है, फिर इंटरेस्ट बेस पे उसके पैसे जनरेट होते हैं। तो ये एक बैंक का पूरा प्रोसीजर है ड्यू टू जनरेशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, जैसे रिसेशन के टाइम पे हो गया या इन्फ्लेशन के टाइम पे हो गया, तो ऐसे पीरियड में बैंक्स भी उधार लेता है आरबीआई से, और वो वही सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रख देता है। और अलग अलग प्रतिशत होता है इसका, मतलब आप आरबीआई की साइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस समय क्या प्रतिशत चल रहा है। तो अलग अलग परसेंट पे डिसाइडेड होता है, तो रेपो रेट उस परसेंट पे पैसे दे दिए जाते हैं बैंक को। फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसका उल्टा होता है। अब क्या हुआ कि जैसे आज आप मान के चलो कि एसबीआई के पास पैसा है लेकिन आरबीआई के पास पैसा नहीं है, तब आरबीआई उल्टा पैसा लेता है बैंक से, ठीक है। तब जब वो बोरो करता है मनी को जिस रेट पे, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बस यही सिस्टम है, ठीक है। ओके, बाकी इसमें बहुत ज्यादा डीप दे रखा है, इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप समझ रहिए। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर? सेबी, आईआरडीए, फिक्की, नन ऑफ द। ओके, ये शिवांगी जी ही कनेक्टेड हैं, आई थिंक सारिका अभी। ओके, यस, सारिका कनेक्टेड हुई है। तो कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है? देखिए, सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। और फिक्की का फुल फॉर्म आई थिंक फेडरेशन ऑफ इंडियन ऐसे करके है, मुझे पूरा तो अभी नहीं याद है फिक्की का। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। तो अभी तो मैंने ही आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि कौन रेगुलेट करता है। इसमें आईआरडीए आंसर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही इंश्योरेंस जो भी आप लेते हैं उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप आईआरडीए पे ही रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है ये आपको बताना। यस, फिर भी लग रहा है मुझे। रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड पायरोमीटर नहीं नाप, मतलब ये अगर जो उसके बगल दे रखा है वो उसका मेजरमेंट डिवाइस दे रखा है, ठीक है। आइए लगा देते हैं इसी को। सही है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से नापा जाता है, अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ से नापा जाता है और प्रेशर बैरोमीटर से नापा जाता है। लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी है वो पायरोमीटर से नहीं नापी जाती, हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। तो ये द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, हीट का सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है? ये तो आसान क्वेश्चन है। अल्कोहल, मर्करी, ईथर या वाटर? कंडक्टर मतलब अच्छा कंडक्टर सोर्स। मतलब हाँ, अच्छा सोर्स जो तुरंत ही आग पकड़ ले, जैसे मैं हिंदी में दिखा देता हूँ। तो सर निम्नलिखित में अल्कोहल से, होगा। हाँ यस सर, अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल नहीं है, इसमें पारा दिया हुआ है, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। कंडक्टर आर दोज मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो।
कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें मरकरी इन्होंने आंसर दिया है, मरकरी इज अ हैवी एंड द सिल्वरी व्हाइट लिक्विड मेटल जो हीट को बड़ी तेजी से पकड़ता है, ठीक है। इसमें इन्होंने मरकरी आंसर दिया है, मरकरी ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग को इसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है इस वजह से। वैसे तो अल्कोहल भी बहुत अच्छा कंडक्टर है और तेजी के साथ आग पकड़ता है वो भी। ठीक है। द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विद, इसको कर लीजिए तो थोड़ा से हम उसके बारे में बात कर लेते हैं जो कल मैंने सेंड किया था आपको। जैसे मैंने कहा था आपको कि मैं हिंदी दिखा दीजिए। हिंदी दिखा देता, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो भेज दूंगा जो आईसीटी वाला है, मैंने कल आपको भेजा था एक चीज, ठीक है। डी होना चाहिए, सरकारी ऑप्शन मेरा फेवरेट है। हाँ, ये जब ना समझ में आए तो यही लगाना आप लोग, वहां पे ऑल ऑफ द अबव आएगा जब तो। ठीक है, इवोपरेशन का टेक्निक है, इवोपरेशन वही इवोपरेट जब वाटर हो जाता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सरफेस फेनोमिना से। तो मैं कह रहा था कि कल मैंने आपको जो एक पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसपे ई आचार्य, ई विद्वान, वो सारी चीजें दे रखी थी, वो आप पढ़ लेना क्योंकि वो आईसीटी वाला कंसेप्ट है जो कि हमने देखा था मॉक टेस्ट में दिए जा रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या था, ठीक है, उसको कैसे आप पढ़ सकते हैं। वेट अ मिनट, बाकी आप नोट्स बना लीजिएगा उससे अपने कि उसके आने के चांसेस हैं। सर मतलब बीएड के पेपर के बाद ना आप थोड़ा सा उसका करवा दीजिएगा, इन्वायरमेंट का। हाँ, वो तो हम करवा देंगे, वो तो हम पेपर वन तो आपको करवाएंगे ही, ऐसी बात नहीं है, पेपर वन तो करवाना ही है। और उसका मैंने शुरू भी कर दिया, वही मैं दिखा रहा हूँ आपको कि उसका हमने कार्यक्रम शुरू भी कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको और दिख सर रहा, बाइनरी भी हाँ पिछली बाइनरी बार वाला तो आप करवाना है। करा। हाँ, पिछली बार काफी लेट हो गई थी करवाने में, वो पूरा नहीं हो पाया था। खैर अब की बार तो हमको करवाना है, इसीलिए हमने चालू भी कर दिया है चीजें। जैसे ये देखिए, ये आपको जितनी चीजें दिख रही हैं मैंने बहुत छांटी हैं पिछले, मतलब आए हुए आईसीटी में से। मतलब स्कोप ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या स्कोप है, कैसे भारत सरकार जो है अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही है। ये आईसीटी का पार्ट है लेकिन एजुकेशन में भी आता है। तो जैसे एनडीएलआई यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, डीजी लॉकर आपको पता है, केवाईसी यहाँ पे वो नो योर कस्टमर वाला नहीं है, नो योर कॉलेज है यहाँ पे। फिर स्वयं स्वयं प्रभा, ये आप लोग पढ़ते ही हैं। दीक्षा एक चीज है जिसमें क्यूआर कोड दिया जाता है, इसके थ्रू जो टीचर होता है या जो स्टूडेंट होता है वो अपने लेक्चर देता है और एक क्यूआर कोड जाता है जिससे बच्चा वो क्यूआर कोड स्कैन करके टेक्स्ट बुक में वो लेक्चर देख सकता है। अब ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है दीक्षा के तहत। इसका फुल फॉर्म है ऊपर, अभी मैं दिखा देता हूँ, ई आचार्य, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मास्टर पोर्टल है ये। ई आचार्य ये भी रिसर्च पोर्टल में आता है। फिर साक्षात, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग पोर्टल है। ई पीजी पाठशाला, पोस्ट ग्रेजुएट कंटेंट मिल जाएंगे। एनपीटीएल आईआईटी का टेक्निकल कोर्सेस यहाँ पे मिलते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फोसे। ई यंत्रा जो है ये देखिए, हमने जब मॉक टेस्ट किया था तो यही था ई यंत्रा। ये रोबोटिक्स प्रोजेक्ट लर्निंग है। ऑस्कर जो है मैथ साइंस एनिमेशन है। ई कल्पा डिजाइन और आर्ट इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। शोध गंगोत्री आपको पता है, ये पीएचडी सिनॉप्सिस और रेपोजिटरी के लिए जुड़ा हुआ है। ई विद्वान एक्सपर्ट फैकल्टी डाटाबेस है। फिर GIAN यानी इंटरनेशनल गेस्ट फैकल्टी है ये, ठीक है। स्पार्क ग्लोबल जॉइंट रिसर्च और ARIIA यानी इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन रैंकिंग, ठीक है। तो इसको पूरा मैं पीडीएफ थोड़ा से एक बार दिखा देता हूँ ऊपर से। ये तो खैर एक जनरल डायग्राम सा दे रखा है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें भारत में हो रही हैं, उसका जनरल एक ओवरग्रिड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अलग अलग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिसर्च में ई विद्वान आ जाएगा, शोध गंगोत्री आ जाएगा, स्पार्क आ जाएगा, आर्या आ जाएगा और GIAN ज्ञान है, ठीक है। बाकी डोमेन में NPTEL और ये सारी चीजें आ जाएंगी। मास डिलीवरी पोर्टर में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये। ओके, तो पहला तो डिजिटल लाइब्रेरी वाला ये NDLI है। डिजी लॉकर में आप अपने सर्टिफिकेट्स डालते हैं। फिर नो योर कॉलेज में आप अपने कॉलेज को पता कर सकते हैं, यहाँ से ये भी पोर्टल बना रखा है। स्वयं आपको पता ही है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। और इसमें नाइन्थ क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्सेस और पेड सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल हैं। ये आप अपने किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्वयं प्रभा तो डायरेक्ट टू होम D2H सैटेलाइट है, जिसमें 34 चैनल है, 24/7 इंटरनेट एक्सेस के थ्रू आप इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है यहाँ पे दीक्षा, जो कि स्कूल और स्टूडेंट और टीचर्स के लिए है। जैसे मैंने बताया था, इसमें QR कोड एक दिया जाता है, जिसमें डिजिटल जो टेक्स्ट बुक है उससे आप डिजिटली ई बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ई आचार्य जो है एक सिंगल मास्टर गेटवे है ई कंटेंट के लिए। साक्षात जो है एक मतलब एक स्पेसिफिकली फैसिलिटेट फ्री और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, एनीवन सीकिंग नॉलेज, कोई भी जो नॉलेज चाहता है। पाठशाला जो है ये भी ई कंटेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मिलता है और 70 हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है ये। बाकी NPTEL मैंने बताया, यहाँ पे IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर्स अपने वीडियो लेक्चर्स बना करके डालते हैं और वो आप देख सकते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं, कोर्सेस होते हैं। ई यंत्रा क्या है? ई यंत्रा एक तरीके से एक रोबोटिक और एक मतलब जो है सिस्टम है, जहाँ पे रोबोटिक्स नॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग से संबंधित नॉलेज हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज है। फोसे का फुल फॉर्म क्या है कि एफ से हो गया फ्री और लिब्रे, ओ से हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये फोसे है। आई थिंक ई से इन्होंने पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे दे नहीं रखा है, आप एक बार इसको ढूंढना, वैसे तो इसका फुल फॉर्म दे रखा होगा यहीं कहीं, ठीक है। तो यही है फ्री एंड लिबरल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे। ये क्या है कि ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है, जो कि पाइथन हो गया, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर से संबंधित नॉलेज आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर ऑस्कर आ जाता है। ऑस्कर क्या चीज है? ओ से ओपन है, एस से सोर्स है, सी से कोर्सवेयर है, ए से एनिमेशन है और रेपोजिटरी है। एनिमेशन से संबंधित है ये, ठीक है, ऑस्कर। और ई कल्पा जो है वो डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, मतलब डिजाइन हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, ये ई कल्पा जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। बाकी शोध गंगोत्री आपको पता है, वहां पे आपको लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा। ई विद्वान भी जो है साइंटिफिक प्रोफाइल देता है, अलग अलग जो भी लोग वहां पे अपने प्रपोजल या अपने रिसर्च जो थीसिस होते हैं वो डालते हैं। ज्ञान एक जो है इंटरनेशनल साइंटिफिक टीच शॉर्ट टर्म कोर्सेस इसमें आपको मिल जाएंगे। और स्पार्क जो है ज्वाइंट रिसर्च है वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए, आपको मतलब यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। और आर्या रैंकिंग के लिए है, इसका फुल फॉर्म इन लोगों ने दिया होगा आगे, हाँ ये है। GIAN का मतलब है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ये इंपोर्ट करता है ह्यूमन की कैपिटल को, फैसिलिटेट करता है स्पेशलाइज्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज को टॉट बाय लीडिंग इंटरनेशनल फैकल्टी और एंटरप्रेन्योर फिजिकल एट इंडियन इंस्टीट्यूट्स। एक एक बार आपको बस पढ़ डालना है, ठीक है, तो बाकी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। आप एक एक बार पढ़ लेना, बाकी देख लेंगे इसको जब क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर मॉक टेस्ट में आता है तो मॉक टेस्ट जब कराएंगे तो खैर पता चल जाएगा। बाकी एक बार आप पढ़ डालिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। हमने आपको टर्म्स दे दिए हैं, यही टर्म्स बने हैं अभी तक। ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट इसका फुल फॉर्म है, आर्या का, ठीक है। ये है, इतनी चीजें हैं मतलब अभी हमने खोजी हैं।
बाकी भी आईसीटी से संबंधित जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मेमोरी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, तो वो हम देखिए लाएंगे उसको भी इसी तरीके से थोड़ा से मतलब इमेज फॉर्म में बनाने की कोशिश है। और फिर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का भी कुछ इस तरीके से, ताकि हम उसके क्वेश्चंस करें तो हमारे सॉल्व हो पाए, ठीक है। एंड बाकी लॉजिकल रीजनिंग आप अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा करते रहिए। इंडियन फिलोसफी में इतना ज्यादा जोर मत डालिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, जितना आप पढ़ सके इंडियन फिलोसफी में पढ़िएगा बहुत ज्यादा। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय ना व्यतीत करिएगा, वो इसलिए भी कि डिफिकल्ट आएगी तो वहां हो नहीं पाएगी, इजी आएगी तो वैसे भी हो जाएगी, समझ रहे, क्योंकि यही किया था एक बार पीडी ने, लॉजिकल रीजनिंग में ही पढ़ने में ही सारा समय बिता दिया था, कि उसको समझने में ही। अगर सिर्फ बेसिक लेवल का भी पढ़ के जाएंगे तो भी लॉजिकल रीजनिंग उतना सॉल्व हो जाएगा, सिलोगिज्म हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन आप अभी कर ले जा रहे हो बिना पढ़े भी, जब आता है, या मतलब पढ़े हुए हो या पढ़ रहे हो तो आप कर ही ले जा रहे हो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर आपका फैलेसी भी लगभग हद तक सही हो जा रही है आपकी, थोड़ा फैलेसी पे देख लेना आप, बाकी जो इंडियन फिलोसफी वाली फैलेसी है उसको रट्टा मार लेना आप, ठीक है, वो रटने से ही आएगी, उसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, उस पर आप रट करके भी चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा, जो हथवा भाषा भाषा वो सब जो आता है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर रही बात डीआई वाली, जो मैथमेटिकल पार्ट है, तो उसका धीरे धीरे ही चीजें बनेगी, ठीक है, कि मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो हमने थोड़ा बहुत अभी कराया है वो भी वहां पे काम आएगा, और बाकी डीआई का पोर्शन तो हम कराते जाएंगे एक एक डीआई, ठीक है, तो उतना हम करा देंगे। लेकिन मैंने जैसे कल शिवांगी जी थी अवेलेबल तो उस समय मैंने कहा भी था कि डीआई कर तो लेना है, लेकिन उसको ये नहीं बना करके जाना एग्जाम में कि करके ही आना है, मतलब करना तो सभी क्वेश्चन है क्योंकि वहां निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वहां पे उसको ये दिल पे नहीं ले लेना है कि इसको सॉल्व ही करना है। सॉल्व हो गया तो हो जाएगी, फट से हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आप करते हो फट से हो जाती है जो भी डीआई सॉल्व, वैसे वहां भी हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, ये भी बात है, फिर वो टाइम खाएगी वहां पे, फिर वहां पे तो टाइम चलेगा, टाइमर चलेगा, तो वहां पे तो आपको टाइम से ही चीजें करनी है। तो आप देख लेना, अगर हो जा रहा है सॉल्व तो कर लेना, नहीं तो फिर आप ऐसे ही गेस कर देना जो भी आपको लगे, ठीक है। वहां पे ऐसे ही चलता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, काफी चीजें सही बैठ जाती हैं, कुछ चीजें सही नहीं बैठ पाती, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सही बैठे, ठीक है, तो कोशिश करनी है बस अपनी तरफ से, बाकी देखेंगे, ओके। तो ये था, अभी हमने इसको बनाया है, अभी आज जैसे कल मैंने बुक सेंड कर दी थी आपको, तो बुक्स आप पढ़ते रहें। और सारिका आप रेम नोट एक्सेस कर पा रही हैं वो फ्लैश कार्ड? हाँ सर, लेकिन हम्म, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हो सकता है आप इको हो रहा होगा, हो सकता है इस वजह से। और शिवांगी जी आप एक्सेस कर पाती हैं रेम नोट यूज करने में, फ्लैश कार्ड यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? सर मैं तो अभी यूज ही नहीं कर रही हूँ। ओके, आप अभी यूज नहीं कर रहे, ओके ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आपको यूज करना होगा तो आप बताइएगा। और वैसे तो अभी हमने उसमें नए फ्लैश कार्ड तो नहीं ऐड किए हैं, वही पुराने ही हैं, लेकिन अभी आगे जब अगर जून आता है उसमें कुछ ऐसा बनता है तो ऐड कर देंगे, लेकिन मोर देन सफिशिएंट है जितने ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, उतना ही अगर कर ले जाते हैं तो काफी हद तक क्वेश्चंस निकल जाते हैं। और यस सारिका, तो आपके एक्सेस हो पा रहा है? हाँ सर, एक्सेस जैसे पहले होता था ना कि हम्म, अभी भी हो रहा है। ओके, मतलब आप नहीं तो सर, मतलब, ये वॉइस रिपीट हो रही है। अच्छा अच्छा, वॉइस
रिपीट हो रही है। ओके ओके, तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज करिएगा, तो मैं देख लूंगा। वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और उसमें हो जाना चाहिए, आप करते रहें उसको। और जो है वही मैंने कहा कि अभी मैंने क्लासिकल थिंकर वाले तो कल भेज दिए थे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और उसके, बाकी आज फंक्शनलिस्ट वाले थिंकर की भेज देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके थिंकर की जो बुक्स वाला पार्ट है धीरे धीरे आप करते रहिए अपने लेवल पे। अभी कर लें कोई बात नहीं है, अभी ना कर पाए बाद में एग्जाम के बाद करने की कोशिश करेंगे, तब भी कर लीजिएगा, जब याद करना चाहे तब याद कर लीजिएगा। तो धीरे धीरे करके अपना करिए, और जब 31 तारीख को पेपर दे लीजिएगा तो फिर करते हैं आगे धीरे धीरे साथ में। ठीक है, वो चीजें और ये चीजें करते हैं। 20 ही दिन बचेंगे आपके पास। ठीक है, अगर पेपर ये लोग 22, क्योंकि 21 जून को तो नीट का पेपर है और 22 से 29 के बीच में इन्होंने कराने की बात कह रखी है। अब सर लोग हाँ बोल हाँ रहे हैं कि ये चेंज होगा डेट। हाँ, डेट बढ़ेगी, मुझे भी ये तय लग रहा है कि डेट आगे खिसकेगी। और देखिए क्या सर होता एसएससी है। का भी तो पेपर लीक हुआ है ना। हाँ, एसएससी का भी लीक हो गया है, सारे पेपर लीक हो गए, यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड के 10th 12th के भी वो क्या केस चल रहा है कि उसमें बच्चे के मतलब नंबर कुछ आ रहे हैं, उसमें लिखा कुछ और है किसी ने, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है उसमें, क्या चल रहा है इस समय, पूरा यही सब चल रहा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, इस समय बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, इस समय बच्चों के दिमाग में चल रहा है मेहनत क्यों करे जब कोई मतलब नहीं है, है ना। अब आने वाले समय, जैसे पहले क्या हुआ करता था, पहले बच्चा पढ़ता था और पढ़ते हुए लोगों को जब सक्सेसफुल होते हुए देखता था तो उसको लगता था कि हाँ यार, पढ़ाई लिखाई करने से जो है सक्सेस तो मिलती है, तब थोड़ा से भी अगर पढ़ लें तो कुछ तो बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब इतने इतने पढ़े हुए लोगों को वो देखता है और देखता है कि वो लोग भी अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी उनको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो वो सोचता है कि यानी कि इसको करने से आपको जॉब या मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तब फिर वो दूसरों को फॉलो करने लगता है, जैसे क्रिकेटर्स को फॉलो करने लगेगा, एक्टर्स एक्ट्रेसेस को फॉलो करने लगेगा। वो कहेगा यही मेरा फ्यूचर है, सोशल मीडिया पे रील बनाओ, यही मेरा फ्यूचर है। ठीक है, तो इसीलिए तो ज्यादा बढ़ गया ना ये सब चीजें, क्योंकि उन लोग की वरीयता ज्यादा बढ़ गई, उन लोग की प्रायोरिटी और प्राथमिकताएं ज्यादा बढ़ गई, उन लोग को सक्सेस कम रेट पे मिल जा रहा है, कम समय में मिल जा रहा है। हम लोग देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, फिर साइंस टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट भी पढ़ रहे हैं, सोशलॉजी तो है ही अपने आप में। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद भी नंबर उतने नहीं बन पा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी, क्योंकि इतना सारा एक तो पढ़ना है, फिर बहुत उससे भी कई गुना ज्यादा लोग बैठने वाले हैं कंपटीशन में आपके साथ, तो सक्सेस रेट पहले ही कम हो गया, क्योंकि पहले वाले प्लेस्ड हो नहीं रहे हैं, नए बच्चे आ भी रहे हैं, भीड़ बढ़ती चली जा रही, और ब्यारा न्यारा कुछ हो नहीं रहा है, यही सिस्टम चल रहा है। आपको मैं सीरियसली बताऊं, मैं खुद ही जो है मतलब जून के बाद, जैसे मतलब आप लोग को ये मैं सोचा हूं कि ये करा दूं, जून के बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ दूंगा ये फील्ड ही, क्योंकि इस फील्ड में मुझे कुछ हासिल नहीं हो पाया। हालांकि मैंने पढ़ाई और पढ़ाया मतलब, और आप लोगों ने भी काफी जो है वो दिया, लेकिन बात ये भी है कि हमको इस पृथ्वी पे रहना है तो पैसे भी कमाने पड़ते हैं जीवन व्यापन के लिए, वो चीज बिल्कुल नहीं हो पा रही है पढ़ाई लिखाई करके। वो तो एक्टर एक्ट्रेसेस या क्रिकेटर्स कमा रहे हैं, एक छक्का मार दिया तो वो करोड़ों रुपए कमा ले रहा है। तो मतलब डिफरेंशिएशन बहुत तगड़ा हो गया है, डिस्पैरिटी बहुत समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं जब मतलब स्कूल लेवल पे था और मतलब कॉलेज या स्कूल लेवल पे जब हम लोग हुआ करते थे,
और हम लोगों ने जब अपने लेवल पे मतलब पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझा था लोगों से, या मतलब जानते थे, जब भी इलेक्शन होता था, ना तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था, तो बस इतना सुनने में आता था कि जो भी पार्टी जिस समय भी रूल कर रही होती थी, उसको लोग सही नहीं बोलते थे, मीडिया पीछे पड़ी रहती थी उसके, और किसी तरह उसको जवाब देना पड़ता था जो भी मंत्री रहते थे, और कोई भी इंसान मंत्री को अच्छा नहीं बोलता था, बहुत कम ही लोग होते थे जो ऐसा बोलते थे, बाकी पब्लिक तो हमेशा गुस्सा ही रहती थी। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले बीते हुए 10-12 सालों में कि इतनी भक्ति जो है आ गई है लोगों के अंदर, इतनी ज्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब कोई प्रधानमंत्री को कुछ बोल नहीं सकता, कोई मतलब किसी मिनिस्टर को कोई बोल नहीं सकता, जबकि सबसे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने भी मतलब बहुत देखा और बहुत समझा है ये सारी चीज, सबसे खराब प्रदर्शन रहा है इस पार्टी का बीते हुए 12 साल में, सबसे खराब प्रदर्शन, मतलब इससे खराब प्रदर्शन किसी पार्टी और पार्टी का नहीं रहा। इस पार्टी ने कुछ नहीं किया है, उन लोगों को चांस दिया है जो लोग उसके लायक भी नहीं। आप सोचिए, वो क्या, वो लड़की 25 साल की उम्र में अभी जो एमएलए बन गई है बिहार में, तो यही सब चीजें हैं। अब क्या कहें, बहुत अच्छा तो नहीं लगता है कहते हुए, परंतु सत्य भी यही है, और यही चीजें तो हैं इस वजह से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे समय में कोई भी इंसान बिना गाली दिए इन लोगों को बात नहीं करता था। आज के समय में बच्चों, एक्चुअली बच्चे फिर उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है ना, क्योंकि पेरेंट्स उनको कह ही नहीं रहे कि यार ये मंत्री जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, या मतलब ऐसा नहीं कर रहा है, वो उल्टा भक्तिबाजी सिखाते हैं अपने बच्चों को भी। तो बच्चों को जब रियलिटी, अब जैसे नीट पेपर जब लीक हुआ, तो बच्चा सोच रहा है अरे मैं तो तैयारी कर रहा था, मैंने तो पेपर अच्छा दिया, ये लीक कैसे हो जाता है? अरे भाई साहब, तुम्हें नहीं पता है कि भारत की करप्शन कितना गहन है, कितना रूट कॉज है उसके पीछे, लीडर्स कितने बेकार हैं, एक भी पढ़ा लिखा लीडर बैठा नहीं है, खुद एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा नहीं होता है, तो मतलब उसको यही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तो बता रखा है कि स्वर्णिम काल चल रहा है बेटा, तुम तो ऐसे युग में जी रहे हो कि क्या बताएं। तो रियलिटी से तो वो वाकिफ ही नहीं है, 10वीं और 12वीं का बच्चा जो पास मतलब हो करके आता है, ये जो कंपटीशन में पहली बार उतर रहा है, वो अभी तो उसका इंट्रोडक्शन हुआ है रियलिटी से, अभी तक तो वो स्कूल की लाइफ में खेल कूद रहा था, और वो अलग था, भिन्न था। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन तो उसको समाज, जैसे सोशलाइजेशन हम पढ़ते हैं, तो उसका सोशलाइजेशन अब हो रहा है रियलिटी से, पॉलिटिकल इंडस्ट्री से, है ना। सो ओके, यस। लेकिन कि सर अब तो रियलाइज हो रहा है लोगों को, क्योंकि अभी मैं मेरे घर पे 2-3 लोग मतलब बहुत सपोर्टर थे बीजेपी के। मेरे हाँ पापा थे और फिर मेरे भैया, हाँ हाँ लेकिन अब दोनों ने पार्टी चेंज कर ली है। बस बोल रहे हैं कि कैसे भी करके इनकी सत्ता हटानी है। हाँ हाँ। और क्योंकि सर ये, मतलब हाँ, सब लोग देख रहे हैं ना कि क्या चल रहा है इस टाइम। अरे बहुत, ऐसा कभी मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले टाइम पे मतलब इतने एडवांस हो रहे हैं उसमें हम लोग को वापस से गैस नहीं मिलेगा, और फिर मतलब हर चीज की दिक्कत है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल। आप देखो कि मूलभूत सुविधाएं ही इंसान की पूरी नहीं हो पा रही हैं, और हम लोग विश्व गुरु की बात करते हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि आपने बताया, गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, लाइट हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जो इंसान को प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वही नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। बाकी तो छोड़ ही दो, मतलब बाकी तो पेपर कराना वो तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। पिछले 24 में जब से ये नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम ये बने हैं, तब से तो इतनी खराब स्थिति हो गई है कि मैं क्या बताऊं आपसे। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना तो कोई पेपर ढंग का हो रहा है, ना ढंग का रिजल्ट निकाला जा रहा है, ना ढंग से जो है प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अपनी फील्ड तो पूरी तरीके से बर्बाद है। दूसरा, मूलभूत सुविधाएं भी अब बहुत मुश्किल हो गई हैं प्राप्त कर पाना। सोचिए, एक सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और बहुत, खैर चलिए, अब लोग कहते हैं लड़ाई छिड़ी हुई है तो इसमें हम क्या करें। भाई लड़ाई आज से थोड़ी ना छिड़ी हुई है, या लड़ाई होना था ये आज से थोड़ी ना
पहले से ही निर्धारित था कि लड़ाई आगे न आगे चल करके होगी, वार होने वाली है, तो पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। और देशों ने तो कर रखी है। भारत क्या कर रहा था? भारत तो रैली कर रहा था ना। वो भारत तो बिजी था इलेक्शंस में, किसी तरीके से जीतना था इनको, तो वो उसी सब चीजों में बिजी था। मैं एक समय था, मैंने ही इनका सपोर्ट किया था, इनका कैंपेन चलाया था 2014 में, जब पहली बार ये बनी थी सरकार, तो मैं भी चलाता था कैंपेन इन्हीं का। और उस समय मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ था थोड़े समय के लिए। लेकिन जब मुझे रियलिटी पता चली उन 5 सालों के अंदर ही कि ये भी डिफरेंट नहीं है कांग्रेस से कुछ ज्यादा, और कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा बढ़ करके ये आए सामने, तो मैं समझा कि ये तो सबसे बेकार चीज कर रहे हैं। ये तो तोड़ रहे हैं, तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस इतना तो था कि कांग्रेस एटलीस्ट करप्शन ही ज्यादा कर रही थी। कांग्रेस के अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार ज्यादा था, उसी बेसिस पे तो भाजपा आई थी कि चलिए करप्शन कम होगा। वो जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, उसका मेन कारण रहा कांग्रेस को हटाने का, मेन। और वो उस समय जिस तरीके से कांग्रेस ने ढिलाई दी थी, कांग्रेस ढिलाई क्या, कांग्रेस सब चीजों को छूट देती थी। अच्छा, आप देखो कि उस समय मीडिया कितना फ्री था, मीडिया हर चीज दिखाता था, क्वेश्चन पूछता था, और कांग्रेस पूछने देती थी, रोकती नहीं थी। उस समय स्टूडेंट्स आंदोलन करते थे तो कांग्रेस रोकती नहीं थी, खुल करके आंदोलन करते थे। उस समय कोई भी आंदोलन होता था तो वो बड़े लेवल पे होता था और पुलिस उसको रोकती नहीं थी उस तरीके से। किसी भी मतलब एग्जामिनेशन को, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन होता था उसमें धांधली उस समय भी होती थी, इससे ज्यादा होती होगी, लेकिन एटलीस्ट हो जाते थे लोग जिनका होना रहता था, और मतलब प्लेस्ड हो जाते थे, और धीरे धीरे शिफ्टिंग चल रही थी। बट अब तो पुराने लोग ही नहीं हो पा रहे। खैर, अब उस पर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन ये है कि बहुत लेकिन सर गंभीर। पेपर लीक का तो इसी में ज्यादा सुनाई देता है, इन्हीं की हाँ, सरकार। इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा पेपर्स लीक हुए हैं, और लगातार लीक हुए हैं। लगातार आप देखिए, मतलब लगातार 17, 18, 24, 23, मतलब फिर ये 26 में स्टार्ट हुआ है, अभी एक के बाद एक चालू है। फिर पीसीएस का 25 में, डिफरेंट मतलब है ही, मतलब बट कोई भविष्य नहीं नजर आ रहा है ना। इसीलिए पढ़ाई लिखाई का वो जो अंदर से एक होता है ना कि हाँ पढ़ो तो कुछ आपका, आपको भला तो होगा ही, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है बच्चों के अंदर। मैंने देखा है, मेरी खुद की सिस्टर है, कजिन, वो नीट पेपर अभी उसने दिया था। मैंने भी थोड़ा बहुत तो उसे समझाया था, लेकिन इस बार देने के बाद उसके अंदर काफी निगेटिविटी, काफी जो है डिप्रेशन, और काफी उस तरह की चीजें हैं। हालांकि फिर भी हमने समझाया है, लेकिन बच्चों को क्या समझाएं? फिर से तुम्हें परीक्षा देनी, फिर से तुम्हें वही तैयारी करनी, फिर से तुम्हें वही। अरे हम लोग क्या, मतलब इसीलिए बने हैं, और सिर्फ तैयारी करने के लिए? क्या हम पढ़ाना नहीं चाहते? क्या हम जो है जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं करना चाहते? हमको भी मौका तो मिलना ही चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इतना समय हो गया, इतना टाइम हो गया, हमने भी कुछ अपना योगदान दिया है पढ़ाई और हर चीज में। ये चीजें बच्चों को भी सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स को, जैसे मैंने कहा, तो पेरेंट्स तो जिम्मेदार है ही, बच्चे भी काफी हद तक जिम्मेदार है। भाई, आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते, और जब तक आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानोगे, मनमानी चलती रहेगी। ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे आपके ऊपर कि आपको खुद को जो है जलन और गुस्सा आएगा उनको देख करके। ऐसे ऐसे लोग जो उससे ताल्लुकात भी नहीं रखते, ठीक है, और वो इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि आप उनको बैठने दे रहे हो, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बात विद्रोह की नहीं है, बात है अपने लिए लड़ने की। अगर जो अपने लिए नहीं लड़ेगा तो उसके साथ वही होगा जो उसने नहीं सोचा है। देखिए, एक कहावत है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, अगर तुम सोचते हो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारे साथ वही होगा जो दूसरा करना चाहता है। ये बात समझ लो। अगर खाली छोड़ दिया कि तुमने ये निगेटिव अपने दिमाग में बैठा लिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते आने वाले समाज के लिए, समाज जैसे चल रहा है चलने दो, हम तो लाचार हैं, तब तो बने रहो लाचार। आज से पहले भी ब्रिटिश सरकार जब आई थी तब भी लोग यही सोच रहे थे, भगत सिंह भी यही सोच लेते तो आज भी जो है
गुलाम होते, महात्मा गांधी यही सोच लेते तो आज भी गुलाम होता देश। उन लोगों ने तो नहीं सोचा, उनके पास कौन सी पावर थी उस समय, ब्रिटिश के पास एक से एक पावर थी। और उसके बाद भी जितने भी सरकारें आई, उस समय कौन सी पावर थी? नहीं पावर थी। आज तो फिर भी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस सब कुछ है, लेकिन उस समय भी लोगों ने लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए, और वो जीते भी जब लड़ते रहे। ये तो सब बातें सब बेकार हैं कि हम नहीं लड़ सकते इनसे, हम नहीं हम तो पीछे हट जाए। अरे तो पीछे हट जाओगे तो भाई वो राज करते रहेंगे, तो उनको फिर आपको बोलना भी नहीं चाहिए। फिर आप जो है प्रताड़ित हो उनके द्वारा बनाए हुए नियमों और कानून और जो भी चीजें हैं, जबरदस्ती वो फॉलो कराएंगे आपसे। आप नहीं भी चाहोगे तो आपको करना पड़ेगा। फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा जो आजादी ना महसूस करने दे आपको? लोकतंत्र में भी रह करके भी आप आजाद ना महसूस करो, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। फिर खुल के सांस आप ले ना पाओ। ठीक है, ये सब चीजें हैं। खैर, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि सोचने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत चिंताजनक विषय भी है, और युवाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि युवाओं सबसे ज्यादा खराब स्थिति में जीवन जी रहा है, और उसको एकजुट होने की आवश्यकता है। ना धर्म के बेसिस पे बटे, ना जो है जाति के बेसिस पे बटे, वो एकजुट होकर के अपने भविष्य के लिए लड़े इस सरकार से। वो ये ना सोचे कि मैं फला जाति से बिलोंग करता हूं तो मेरी जात की सरकार है। वो कोई किसी जात की कोई सरकार होती नहीं है, पहले तो वो भूल जाए कि किसी जाति या धर्म की कोई सरकार होती है। सरकार सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए बनती है। ठीक है, और अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया तो आप एकजुट हो जाएंगे, और एकजुट होकर के जब आप लड़ेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, खैर, तो कल मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। और ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।